बोल सकते हैं कि देश के गृह मंत्री, उनका गृह बंगाल में है और आपके विरोधी आपको बाहर ही नहीं बोल पाएंगे? देखिए, जहां तक बंगाल में प्रचार करने का मेरा आने की मात्रा का सवाल है, आप केरल, तमिलनाडु में हम 20 सीट लड़ रहे हैं, असम के अंदर सीटों की संख्या और बंगाल के अंदर सीटों की संख्या, इसका प्रोरेटा निकालिएगा तो 60% बंगाल है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा 60% बंगाल आना बनता है। मगर मुझे मालूम नहीं है कि दीदी को मेरे आने से क्या आपत्ति है। और जहां तक बाहरी का सवाल है, मेरी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, मेरी पार्टी एक स्थानीय दल नहीं है, प्रांतिक पार्टी नहीं है। तो मेरी पार्टी के सारे नेता ममता दीदी के हिसाब से तो बाहर ही हो गए। तो मैं इनको इतना ही छोटा सवाल पूछना चाहता हूं, जब सुभाष बाबू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, तो क्या पूरे देश के लिए वो बाहर ही थे क्या? बंगाल का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया है तो वो गुजरात के लिए बाहर ही था क्या? प्रणब बाबू देश के राष्ट्रपति बने तो मध्य प्रदेश के लिए बाहर ही थे क्या? ये क्या छोटा विचार है भाई? बंगाल का तो विचार नहीं हो सकता, शायद किसी एडवाइजर के विचार से ममता दीदी चल रही है। अमित जी, आपसे दूसरा सवाल ये होगा कि 2017 के 15 अप्रैल आपने कहा था कि बीजेपी का गोल्डन एरा तभी हो सकता है जब पश्चिम बंगाल, ओडिशा और केरल में आपका सत्ता पे आप लोग आए। तो क्यों बंगाल का ये अहमियत पॉलिटिकल रीजनों से आपके पास क्यों इतना है? नहीं, देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, मेरा दायित्व ही है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विचार का और पार्टी का एक्सपांशन करना। इसमें बंगाल नहीं है। बंगाल की भारतीय जनता पार्टी किससे बनती है? बंगाल के लोगों से बनती है। और ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मेरी पार्टी को मैं बंगाल के कोने कोने तक पहुंचाऊं। वो भी तो बंगाली ही है। श्रीमान दिलीप घोष कौन है? बंगाली है। स्वपन दास गुप्ता लड़ रहे हैं, कौन है? बंगाली है। लहरी जी लड़ रहे हैं, कौन है? बंगाली है। आप बोल रहे भूमिपुत्र है, स्वाभाविक रूप से बंगाली है, भूमिपुत्र है। तो मेरी पार्टी यहां पर जो एक्सपांड करेगी तो स्वाभाविक रूप से उसके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, चुने हुए लोग बंगाली होंगे। इसमें क्या आपत्ति हो सकता है? क्या कोई डेमोक्रेसी में ऐसी व्यवस्था है कि जो बैठे हैं इनके खिलाफ कोई अन्य दल खड़ा ही न हो? बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ का सवाल तो उसी पृष्ठभूमि से खड़ा होता है, इसलिए मैं आपको पूछता हूं। अमित जी, यहां मेरा तीसरा सवाल होगा, आप सुभाष बाबू के नाम ले रहे थे। हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष बाबू का जो स्टैचर था वो नेशनल स्टैचर था, लेकिन इस बार बंगाल चुनाव में आप इतने भूमिपुत्र आपके लिए लड़ रहे हैं, नेता हैं, लेकिन किसी एक को प्रोजेक्ट करके आप नहीं गए हैं। हालांकि नेशनल स्तर पे हमेशा नरेंद्र मोदी, इनफैक्ट मोदी सरकार कहा जाता है, उतना स्ट्रांग एक पर्सन और पर्सनैलिटी के मतलब ऑर्बिट बनाकर वो चुनाव लड़ा जाता है। तो बंगाल में क्या ये मॉडल दूसरा है? ऐसा है, यूपी में हम बने, हमारी सरकार बनी, तब भी कोई प्रोजेक्शन नहीं था। झारखंड में बनी, तब भी कोई प्रोजेक्शन नहीं था। कई सारे राज्यों में प्रोजेक्ट करे बगैर हम लड़े हैं। इस बार उड़ीसा लड़े, कोई प्रोजेक्शन नहीं था। यहां पर भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आ जाएगी, थोड़ा धैर्य रखे, वो बंगाल का ही भूमिपुत्र होगा। अगला चुनाव हम उसकी सरकार के नाम से लड़ेंगे। अमित जी, मैं वो उम्मीदवारों का लिस्ट देख रहा था, 294 सीटों में 75 सीट में ऐसे उम्मीदवार आपके हैं जो दूसरे किसी दल से आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 26%, मतलब 4 लोगों में से एक। ऐसा नहीं है, आपका आंकड़ा सही नहीं है। 26% नहीं है, 26% में आपने सेलिब्रिटीज को भी गिन लिया है, बाहर के पार्टी के साथ साथ। उनका कोई पार्टी से अलायंस नहीं था। जैसे इकोनॉमिस्ट लहरी जी लड़ रहे, कोई पार्टी से अलायंस नहीं था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ये बात जरूर है कि चुनाव के पहले हमारे साथ, पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं थे। अगर उनको लगता है कि बंगाल में परिवर्तन करना है तो सरकार भी अच्छी चलनी चाहिए। स्वपन दास गुप्ता भी मेरी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए थे। नहीं, वो तो पुराने नहीं, मगर मेरी पार्टी में नहीं थे। टिकट मिलने के 2 दिन पहले ही पार्टी ज्वाइन करी है, मगर आप उसको बाहरी नहीं कह सकते। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि चुनाव के पहले कोई भी नेता अपने दल की
अलायंस को, मतलब दल के साथ जुड़ाव को बदलना चाहता है तो वो जरूर बदल सकता है। इसमें कोई नैतिक बात नहीं है, इसलिए क्योंकि चुनाव के बाद पब्लिक मैंडेट लेने जाना है। मानो शुभेंदु अधिकारी जी हमारे यहां आए तो उन्होंने 5 साल तक दल नहीं बदला और इस्तीफा दे दिया। अब पब्लिक, जनता बंगाल की तय करेगी कि शुभेंदु अधिकारी अब जहां है वो राइट प्लेस है या पहले जहां थे वो राइट प्लेस था। और मुझे लगता है ये तो नंदीग्राम में तय हो जाने वाला है कि शुभेंदु अभी जहां है वो राइट प्लेस है। अच्छा, अगला सवाल अमित जी जरूर ये होगा कि बीजेपी ऐसा दल है जो बोल रहे हैं कि हम आइडियोलॉजी के, आज नहीं शुरू से आइडियोलॉजी के बेस करके वो चलते हैं, लेकिन ये जो बाहर दूसरे कम्युनिस्ट, इवन गोलवालकर साहब का बंच ऑफ थॉट्स में कम्युनिस्ट को देश का दुश्मन कहा गया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उम्मीदवार बन रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आइडियोलॉजी का बदलना एक ह्यूमन बीइंग में उतना आसान है कि आज मैं कम्युनिस्ट था, आज मैं तृणमूल था, कल मैं बीजेपी हो सकता हूं? देखिए, ऐसा है कि मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बदल रही है। जो ज्वाइन कर रहे हैं वो मेरी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो अपने आप को इस सांचे में ढाल भी लेंगे और हमारी आइडियोलॉजी में सेट भी होंगे। आपके उम्मीदवार का लिस्ट मैं देख रहा था, वहां ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जैसे अशोक लाहिरी, जो कि नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल का इकोनॉमिक्स्ट है, लेकिन वो बंगाल में रीजनल क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। सुब्रतो शाह जो कि सियाचिन में मोर्चा संभाले हैं, वो मई के महीने में, अप्रैल के महीने में गर्मी में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी प्लेयर को मिलन संघों के फुटबॉल मैच खिलवा रहे हैं। देखिए, ये तो आपका एक टिप्पणी हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे वर्धमान शाह हो, चाहे लाहिरी जी हो, चाहे स्वपन दास हो, चाहे क्रिकेटर अशोक बिंदा, ये सारे लोग अगर बंगाल के डेवलपमेंट में डेमोक्रेटिक वे से किसी एक दल के साथ जुड़कर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मैं नहीं मानता इसमें दीदी के अलावा किसी को विरोध हो सकता है और आपको भी नहीं होना चाहिए। नहीं, और सबसे बड़ी बात इसका मतलब लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये तो परीक्षा के इम्तिहान का जैसे रिजल्ट निकलेगा दूसरा में वो सब पता चल जाएगा, 2 मई को तय हो जाएगा एकदम। अमित जी, अगला सवाल है सीएए को लेकर। लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह बड़े मुसीबत में हैं। क्यों? असम में आप सीएए का मैनिफेस्टो में नहीं है, बंगाल में आपने लिखा है कि फास्ट कैबिनेट मीटिंग में ये तय हो जाएगा कि सीएए इंप्लीमेंट होगा, लागू होगा, लेकिन मतलब आप लोकसभा में पास हो गए हैं, राज्यसभा में पास हो गए हैं, राष्ट्रपति जी का साइन भी लग गया है, रूल्स नहीं बना है, 1 साल हो गया है। ये तो केंद्र सरकार के विचार है, किसी स्टेट का इलेक्शन से सीएए का क्या मतलब? यहां पर यहां की राज्य सरकार ने सीएए का विरोध करा था, बिल्कुल, और शायद असेंबली में निंदा का प्रस्ताव भी पारित किया था। इसलिए हमने इसको चुनावी एजेंडा बनाया है कि सीएए को भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार विरोध नहीं करेगी, इसको स्वीकारेगी। आसाम में क्यों नहीं लिखा मैनिफेस्टो में? लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने ऑलरेडी स्वीकारा हुआ है, उन्होंने विरोध ही नहीं किया है। गोटा आसाम सरकार ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन आसाम में आपका जो ओगोपो है, आसाम गण परिषद, वो विरोध कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। विरोध करे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा है और हम मेजर पार्टनर हैं। पूरे देश में एक साथ लागू होगा? पूरे देश में एक साथ लागू होगा। और आप जो कह रहे हैं वहां नहीं बोले, यहां नहीं बोले, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये डेमोक्रेसी है, विचार और बात वायु से भी तेज गति से परकोलेट होती है। मैं कलकत्ता में घोषणा पत्र में बोलता हूं, क्या वो गुवाहाटी में कोई नहीं सुन रहा है? ऐसे नहीं होता है, ये बहुत मीन विचार है। वहां करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां की सरकार ने इसका विरोध ही नहीं किया। अमित जी, ये राजधानी एक्सप्रेस के स्पीड से जा रहा था, बीच में मालगाड़ी जैसे स्पीड हो गया, अभी रूल्स नहीं बने हैं, ये जो देरी हो रहा है इसका वजह क्या है? देखिए, मेरी बात आप समझ लीजिए। पहले तो कोर्ट में 200 से ज्यादा लोगों ने उसको चैलेंज किया हुआ है, एक बात, और कोर्ट अभी वर्चुअली चल रही है, तो 200 लोगों का सुनवाई वर्चुअली करना पॉसिबल नहीं है। जब कोर्ट फिजिकल फॉर्म में चलेगी तब इसकी सुनवाई मैं मानता हूं कोर्ट जल्दी करेगी। दूसरी बात, रूल्स बनाने के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के वक्त भी हम कोरोना के काल में ये सारी चीजों को नहीं कर सकते थे। अब कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है तो हम
तुरंत इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और ये देश का कानून है, किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। हमने 19 में कहा था, 20 में कानून बना दिया, रूल्स भी बनाएंगे और हर शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं है। ममता दीदी मतवा समाज और नामशूद्र समाज के दिमाग में शंका पैदा करने के लिए करे, मगर ममता दीदी को मालूम नहीं है कि मतवा समाज और नामशूद्र समाज भी उनको जानता है। आप मुझे बताइए, आप मुझे इतने सवाल कर रहे हैं, आप ममता दीदी को कभी ये पूछे कि जो बाहर से बंगाली भाई आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आप भला विरोध क्यों कर रही हो? शरणार्थी बंगालियों को नागरिकता मिले, इसमें ममता दीदी का विरोध क्या है? केवल और केवल एपीसमेंट। अपनी वोट बैंक डिस्टर्ब होती है, इसलिए इस शरणार्थियों को 70 साल से नागरिकता नहीं मिले, उसको आप नागरिकता नहीं देना चाहते हो। ये सवाल क्यों आनंद बाजार पत्रिका नहीं पूछता है? अब मिले तो पूछ लेना जरा। अमित जी, ममता बनर्जी का कहना है कि सारे लोग नागरिक हैं, नया तरीके से नागरिकत्व देने का क्या फायदा है? ये तो सांप्रदायिक जहर फैल रहे हैं बीजेपी। मुझे एक बात बताइए, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रोविजन है क्या? नागरिकता देने का है। जो लोग आए हैं आज भी नागरिक नहीं है, गैरकानूनी तरीके से रह रहे, आप उसकी स्थिति तो जाकर देखकर आइए। और सारे लोग नागरिक है तो उनकी नागरिकता पर थप्पा लगे, इसमें तकलीफ क्या है? आपके उनके नागरिक बनने में विरोध नहीं है तो फिर उसकी नागरिकता पर अगर कानूनी थप्पा लगता है तो आपको तकलीफ क्या है? वो खुलकर बोल नहीं पा रही है, आप और बुलवाना नहीं चाहते हैं। एक बार जरा इतना अच्छे तरीके से उनको भी पूछो कि आपको तकलीफ क्या है। अमित जी, इसी बात पे नेक्स्ट सवाल है कि घुसपैठ, आप घुसपैठ को हर आपके रैलीज में एड्रेस कर रहे हो और बोल रहे हो एकदम सीधी बात कि परिंदा भी यहां आ नहीं पाएंगे, लेकिन आज तक के जो स्थिति है उसके लिए तो बीएसएफ भी जिम्मेदार है। जी, एक इकोसिस्टम होता है राज्य का, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का सब्जेक्ट है। आसाम में हमारी सरकार आई, हमने सारे कैमरा लगाए, पूरी जो बाड़ लगी है फेंसिंग को वहां कैमरा लगाकर थानों के साथ जोड़ा, वहां थानों को रिस्पॉन्सिबल बनाया घुसपैठ होती है तो, इसके कारण घुसपैठ पर नकल हुई। अगर डीएम और एसपी ही पॉलिटिकल कारणों से घुसपैठ को सह देते हैं तो इतनी विकट बॉर्डर पर बीएसएफ नहीं रोक सकती है। वो तभी रुक सकता है जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, स्थानीय थाना और बीएसएफ सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाए और यहां पर बंगाल सरकार का मुख्यमंत्री घुसपैठ रोकने के लिए कटिबद्ध हो। और ममता दीदी ये सारी चीजों को बहुत हल्के से ले रही हैं। मेरा उनका एडवाइस है, जरा कलकत्ता में रहते हुए बंगाली भाइयों को, बहनों को, नागरिकों को भी पूछिए, उनको भी डर लगने लगा है। ये घुसपैठ अगर ज्यादा बढ़ गई तो कलकत्ता का क्या होगा? कहीं हमारा हाल उत्तर बंगाल जैसा तो नहीं हो जाएगा? ये डर लगने लगा है। और मैं मानता हूं कि अवैध घुसपैठ रोकना, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्रायोरिटी होनी चाहिए। अमित जी, एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैंने मेरा बहुत सारे रिपोर्ट्स भी तैयार किए हैं कि ये एक नेक्सस चलता है स्टेट लेवल पे, उनके आधिकारिक, पुलिस, बीएसएफ। तो जो बीएसएफ के लोग इसके लिए जिम्मेदार है, इस नेक्सस के पार्ट है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ढेर सारे कार्रवाई किए, इंक्वायरी भी करिए, सीबीआई इंक्वायरी भी करिए। गौ तस्करी पर जो बीएसएफ के लोग लिप्त थे उस पर हमने अरेस्ट भी हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमने सतीश कुमार का आप एक बात समझिए, हमारा उद्देश्य किसी को पिनलाइज करना नहीं है, हमारा उद्देश्य घुसपैठ रोकना है। वो तभी बन सकता है कि टोटल इकोसिस्टम घुसपैठ को रोकने के लिए कटिबद्ध हो। अमित जी, इलेक्शन कमीशन, हर तृणमूल के नेता ममता बनर्जी के साथ ये बोलने लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है आपके सरकार द्वारा 100% नियंत्रित हो रहे हैं और बहुत सारे जगह में केंद्र सरकार, केंद्रीय वाहिनी की हाथ से पैसा भी, इनफैक्ट कल ममता बनर्जी ने अनाउंस किया, मुझे लीगली पता नहीं है कैसे वो कर पाएंगे, कि अगर ये फुटेज किसी ने उन्हें दिया तो उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। उनको मालूम है सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए कहा है।
कमीशन के बारे में आपका और क्या जहां राय तक है? इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हर हारने वाली पार्टी इलेक्शन कमीशन को गाली बोलती है, रिकॉर्ड है हमारी डेमोक्रेसी का। अमित जी, अभी राजनीति के तूतू मैं तो चलता ही रहेगा और सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन अभी थोड़ा दूसरे जगह से एक चर्चा शुरू करना चाहता हूं। सन 1935 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एक भाषण दे रहे थे, एडुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, और उतने साल पहले उन्होंने साइंटिफिकली दिखाया कि कैसे एडुकेशन के जरिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है। आज इस राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा मेरे ख्याल से हजारों सर्वे में आए हैं बेरोजगारी। आपके सरकार बंगाल में आएगा तो कैसे आप बेरोजगारी को खत्म करेंगे? देखिए, हालत एजुकेशन की यहां पर बहुत खराब है। 1 लाख लोगों पर 13 कॉलेज है, 1 लाख बच्चों पर कैसे पढ़ेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल हो गया है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, मकान जर्जरित हुए। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर 2 फंड की घोषणा की है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय फंड और ईश्वर चंद्र विद्यासागर फंड। ये दोनों मिलाकर 30,000 करोड़ की ये लागत होती है। 10,000 करोड़ रुपए में हम 100 ग्रेजुएशन के कॉलेजेस, डबल ग्रेजुएशन के कॉलेज और 50 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने वाले हैं। हम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या को, सीटों की संख्या को डबल करने वाले हैं। और 20,000 करोड़ का जो फंड है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम से है, वो फंड से अभी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथी कराने के लिए एक पूरी कार्य योजना हमने बनाई है। इसके साथ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी हमारे घोषणा पत्र के अंदर, संकल्प पत्र के अंदर हमने स्थान दिया है। उनको भी इनवाइट कर यहां पर बहुत अच्छे एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बनाए जाए। इसके साथ हमने कृषि के तज्ञों के लिए भी कोर्स की घोषणा करी है और रोजगार लक्षी कुछ कोर्स भी तैयार किए जाएंगे जो 12th के बाद होंगे। तो बच्चा 12th करके रोजगार लक्षी कोर्स में चला जाएगा और अपना अपना स्वरोजगार, छोटा छोटा लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग वो शुरू कर सकता है। हम बिल्कुल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो 9 लिंब थे एजुकेशन के, वो 9 लिंब पर ही हमने हमारी रणनीति एजुकेशन को रिवाइव करने की बनाई है। और मैं मानता हूं कि जब यहां सरकार बनेगी और वो 9 के 9 स्तंभों को पुनर्जीवित होता देखकर श्यामा प्रसाद जी को, आत्मा को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। अमित जी, बेरोजगारी के पार्ट पे आते हैं। पूरे देश का छवि भी बहुत आशाव्यंजक नहीं है। मैं क्यों ये बता रहा हूं, कोविड में जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट 24% हो गया था बेरोजगारी। आज मैं रिपोर्ट देखा वो 7% गिर के 7% आया है, दैट इज गुड। लेकिन ये पिछले 45 सालों में बेरोजगारी इस देश में सबसे खराब जगह पे है, ये सरकारी डेटा ही बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें बेरोजगारी के डेटा के अंदर, मैंने पहले भी कह चुका हूं, विवाद भी हुआ है, मगर मैं फिर भी बोलूंगा क्योंकि मैं फर्म हूं इस बात पर। हमारा डेटा कलेक्शन के सिस्टम को रीलुक करने की जरूरत है। आप जो स्वरोजगारी है उसका अंदर, इसके अंदर 100% समावेश नहीं होता है। जो स्वरोजगारी है इसका 100% समावेश होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि बेकारों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। बेरोजगारी के आंकड़े सिर्फ जिनके पास जॉब्स है और एक सरसरी तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ले लोगे, इस प्रकार से नहीं होती। इसके लिए एक डिटेल स्टडी भारत जैसे देश में करनी पड़ेगी, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी के देश को कोई 100% जॉब से कवर नहीं कर सकता है। एक छोटी सी पान की दुकान लगाने वाला व्यक्ति, मैं मानता हूं उसके पास रोजगारी है। तो वो डेटा कलेक्शन सिस्टम आप चेंज क्यों नहीं करते? जरूर चेंज करना चाहिए, इस पर एक कमेटी काम भी कर रही है। अमित जी, नेक्स्ट सवाल है डबल इंजन सरकार। ये जरा विस्तार से बताइए, डबल इंजन सरकार, क्योंकि मैं आपको 2 एग्जांपल देना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार था। गुजरात में आपके सरकार थे, नरेंद्र मोदी जी और आपके सरकार। आप इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से गुजरात एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया, 2003 में आप वाइब्रेंट गुजरात चालू किया, तो वहां गुजरात में आपको तो नहीं जरूरत हुआ डबल इंजन सरकार का, आप बेखूबी उसके सक्सेस को आगे लेकर गए, आज भी वो सक्सेस चल रहा है। तो डबल इंजन सरकार का पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, अमित जी, पिछले 7 साल आप देखेंगे गुजरात के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है
वो बहुत सारे जगह में पीछे जा रहा है, जैसे मेल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन, जैसे ड्रॉप आउट पश्चिम बंगाल से भी पीछे। तो वो 7 साल डबल इंजन सरकार था, फिर ये गुजरात का आंकड़ा नीचे क्यों जा रहा है? मैं आपको दोनों के बीच का एक अंतर समझाता हूं। जहां तक बंगाल के रेफरेंस में डबल इंजन सरकार कैसे फायदा कर सकती है मैं बताता हूं। 77 से यहां हमेशा केंद्र के विपरीत सरकार रही, सिंस 77। पहले कम्युनिस्टों की रही, अब तो ममता दीदी की रही, बाय एंड लार्ज। थोड़ा 1-2 साल का समय छोड़कर ममता दीदी कहीं कांग्रेस के साथ आई नहीं आई, 1-2 साल छोड़कर बाय एंड लार्ज विपरीत सरकार रही। यहां पर एक पॉलिटिकल कल्चर बन गया कि बंगाल की जनता को केंद्र के खिलाफ उकसाओ। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाई। इसके तहत हर गरीब को 5 लाख रुपए का हेल्थ का पूरा खर्चा भारत सरकार उठा रही है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इससे बंगाल के लोगों का भला है या नहीं है? बताइए आप मुझे। नहीं, मैं तो मानता हूं। एक सेकंड। हाँ, भला है जरूर, मगर यहां पर वो इंप्लीमेंट नहीं होती है, इसलिए यहां डबल इंजन सरकार की जरूरत है। रुक जाइएगा। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरू किया, 6,000 रुपया हर साल किसानों के बैंक अकाउंट में डालना। आज तक बैंक अकाउंट की लिस्ट हमें नहीं मिली, क्योंकि मोदी पॉपुलर हो जाएगा। इसलिए यहां पर डबल इंजन सरकार की जरूरत है। हम कोई भी योजना भेजते हैं, उसको शत्रु भाव से अगर देखना है तो लोगों का भला नहीं होगा। ढेर सारी सरकारें हैं, उड़ीसा में है, इवन झारखंड में है, किसी ने विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी का आर्गुमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुझे सुन लो ना। मैं आपको पूरा, आपने बहुत डिटेल सवाल पूछा है भैया, मेरा पूरे डिटेल सवाल आपके दर्शकों को जवाब जरूर। हमने गुजरात में कभी भी केंद्र सरकार की योजना को नकारा नहीं, वहां तक कि नाम भी नहीं बदले। यूपीए सरकार के समय में भी नहीं। JNUR की जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का आया, मैक्सिमम बेनिफिशियरी गुजरात था, और हमने नाम भी नहीं बदला, जवाहरलाल नेहरू जी का नाम रखा। भाई, केंद्र जो पैसा भेज रहा है वो कोई बंगाल पर कृपा नहीं है, ये बंगाल का अधिकार है। आप बंगाल की जनता को ऐसे बता रहे हो कि भाई ये पैसा केंद्र भेज रहा है, हमें क्यों लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां डबल इंजन सरकार होती है तो निश्चित रूप से यहां पर विकास बढ़ेगा, फायदा होगा। ऐसी ढेर सारी योजनाएं मैं आपको बता सकता हूं, ढेर सारी योजनाएं। एक मिनट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हाँ बिल्कुल, जो देश भर के क्राइम के डेटा को 2 साल से बंगाल डेटा ही नहीं भेज रहा है। क्यों बोला? क्योंकि सारे महिलाओं के विरुद्ध के अपराध बंगाल 1 से 5 नंबर में है, अब डेटा ही नहीं भेज रहे। क्या केंद्र एनालिसिस करेगा? क्या स्पेशल टीम भेजेगा? क्या उनको एडवाइजरी देगा? कुछ नहीं। अगर फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा को ही साथ में रहकर विकास करना है, ये फेडरल स्ट्रक्चर की आत्मा है। केंद्र हर राज्य को अपना मानकर उसके विकास के लिए करे, और हर राज्य केंद्र के सहयोग करे, और पूरे देश का विकास हो। यही तो फेडरल स्ट्रक्चर की कल्पना है। मगर 115 स्कीमें जो भारत सरकार की है, इसका इंप्लीमेंटेशन ही यहां नहीं होता है। हम CA लाएंगे कि हम नहीं करेंगे, हम आयुष्मान भारत योजना के हम नहीं करेंगे, हर घर जल का योजना लाएंगे कि हम नहीं करेंगे, किसान मित्र लाएंगे तो नहीं करेंगे। कैसे डेवलपमेंट होगा? इसलिए मैं कहता हूं 75 के बाद बंगाल की जनता ने एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है, जो केंद्र के साथ रहकर बंगाल का विकास करे। ऐसी सरकार को चुनना, ये सारी बात के, और केंद्र का पैसा कोई दुश्मन देश से नहीं आता है, भारत सरकार का खजाना है, जिस पर बंगाल की जनता का भी अधिकार है। और आप बंगाल की गरीब जनता को उसके अधिकार से महरूम कर रहे हो, उससे वंचित रख रहे हो। अमित जी, 2 स्पेसिफिक योजना पे, क्योंकि मुझे याद आया, मंच के ऊपर से मीडिया तो आईना है, तो हमने जो देखा आपके सामने रख रहा हूं। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि 2 लाख किसानों का नाम और सारे डिटेल्स केंद्र सरकार को भेजा गया है। ऐसा नहीं है, वो किसानों ने ऑनलाइन
एप्लीकेशन किया है, मगर जब तक 2 लाख नहीं 23 लाख है, करेक्ट कर दूं मैं ममता दीदी को, मगर जब तक स्टेट सर्टिफाई नहीं करता वो नहीं मिलेगा, हम नहीं दे सकते पैसा। कल गलत हाथों में चल गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप किसान नहीं हो, आप एप्लीकेशन कर दोगे तो वो सत्यापित, वो सर्टिफिकेट किसने करना है? पब्लिक मनी है, बिल्कुल वो केंद्र ने ही करना। और ये योजना तो 2 साल हो गए, 18,000 रुपया किसानों का गया, मगर बंगाल के किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां भाजपा सरकार बनते ही 18,000 करोड़ रुपया एक साथ विदाउट किसी तोलबाजी, विदाउट कट मनी, सीधा बैंक अकाउंट में जमा होगा। उनके पत्र तो ऐसे पड़े हैं कि पैसा हमें दे दो, तो भेंट चढ़ जाएगा तृणमूल की कैडर के, अम्फाम जैसा होगा, बुलबुल जैसा होगा, हम कैसे दे दे? हाईकोर्ट ने संज्ञान लेना पड़ा कि अम्फाम के करप्शन का जांच सीएजी करे। अमित जी, दूसरा योजना है कि आयुष्मान भारत। ममता बनर्जी का कहना है कि आयुष्मान भारत घर में एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या स्मार्टफोन होने से नहीं मिलता है, वो यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड दे रहे हैं, फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनका जो योजना है वो और ज्यादा पूरे बंगाल के 9 करोड़ लोगों को मिल रहा है। समझ गया, बहुत अच्छी योजना है। मैं ममता दीदी को कहता हूं कि आपकी योजना बहुत अच्छी है, मैं मान लेता हूं। मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता है कैसी चल रही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल तू मैं हो जाएगी। परंतु इसके एडिशनल आयुष्मान भारत मिले तो तकलीफ क्या है? 5 लाख और मिलेगा तो तकलीफ क्या है? एक ही तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी की योजना है, और इतने शत्रु भाव से अगर केंद्र को देखना है तो डबल इंजन सरकार यहां चाहिए चाहिए चाहिए, तभी बंगाल का विकास हो सकता है। अमित जी, अगला सवाल है, क्योंकि हर मंच के ऊपर से आप बोल रहे हो कि मैं बनिया हूं, तो व्यापार जो कि पश्चिम बंगाल में ये सच है कि 70 से वो नीचे जा रहा है, तो अभी बंगाल के, अगर आपको एक विजन बनाना है कि बंगाल को व्यापार में, इंडस्ट्री में आगे लेकर जाना है, श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय इस देश के पहला इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो उन्हीं के पार्टी का क्या विजन है बंगाल को व्यापार आगे बढ़ाने में? हमने विजन सामने रखा है, बहुत सारे जो यहाँ पर पार्क बन सकते हैं, जैसे जूट के अपग्रेडेशन के लिए हमने एक फंड का निर्मित किया है, फूड पार्क की योजना को घोषित किया है, मत्स्य और समुद्री जीवों के फूड प्रोसेसिंग के पार्ट को भी हमने करा है, ढेर सारी योजना करी है। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल जैसे राज्य में जब शुरुआत करनी है तो मेरी पार्टी का विचार है कि लघु उद्योग, गृह उद्योग और मध्यम कक्षा के उद्योग से करनी चाहिए। हमने 5 साल तक 2% पर उनको 2% सूद से, इंटरेस्ट से लोन मिले ऐसी व्यवस्था करी है। हमने 1 लेवल तक की लोन को विदाउट गारंटी मिल जाए, जैसे गृह उद्योग और लघु उद्योग चालू हो जाए, इसकी भी व्यवस्था करी है। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने की बात करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ना टूरिज्म बढ़ सकता है, ना इंडस्ट्री बढ़ सकती है। और इसके लिए हमने सबसे पहले ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ का गुरुदेव टैगोर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की हमने घोषणा की है। 675 किलोमीटर का नेशनल हाईवे भी सुभाष बाबू के नाम पर हमने घोषित किया है, जो पूरे बंगाल को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देगा। इसके साथ मालदा, कूच बिहार और बालूरसा को हमने उड़ान के अंदर लाने का कहा है। पुरोलिया में एक नया एयरपोर्ट लाएंगे। ये तीनों एयरपोर्ट को उड़ान योजना से हम साथ में जोड़ेंगे। बंदरगाहों को मजबूत करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम जो यहाँ इंप्लीमेंट आज भी नहीं हो रहा है, वरना 43,000 करोड़ बंगाल को हिस्से के हैं, 10 के 10 पड़े हैं, लैब्स चले गए हैं। सागरमाला कार्यक्रम का हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। छोटे बंदरों को लाने के लिए भी हमने योजना की है। 10,000 करोड़ का बस सेवा को बढ़ाने के लिए क्या है, और 4600 करोड़ रुपया बस स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हमने क्या है। रेलवे की पूरी योजना जितनी सबसे ज्यादा लंबित है वो बंगाल में, क्योंकि भूमि अधिग्रहण ही नहीं होता है। एक सेकंड मुझे रोकिए, भूमि अधिग्रहण ही नहीं होता है। और हमने तय किया है कि 24 घंटा शुद्ध पीने का पानी
हर घर में पहुंचाने का। आज मैं जंगल में आज हर रैली में आपने कहा है कि भाई 5 साल के अंदर फ्लोराइड वाला पानी बच्चे पी रहे हैं, 35 साल में उसके बाल भी पक जाते हैं और आदमी टेढ़ा भी हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्लोराइड। तो हम 24 घंटा शुद्ध पीने का पानी घर में मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां 1200 फुट पर पानी है, अगर हम 24 घंटा विदाउट फ्लोराइड पानी देते हैं। मैं उस प्रदेश में बैठा हूं जहां 100 फुट पर पानी है, मगर पीने का पानी नहीं मिलता। इसको मिसमैनेजमेंट के अलावे कुछ नहीं कह सकते। अमित जी, अगला सवाल यही से कि बिग इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा जनरेट करते हैं काम, और बिग इंडस्ट्री होते तो एंसिलरी इंडस्ट्री से बहुत काम लोगों को मिलता है, लेकिन आपने एकदम जिस सवाल पे मैं जाना चाहता हूं, लैंड एक्विजिशन जो बंगाल का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो लैंड मूवमेंट करके आज ममता बनर्जी सत्ता पे आए थे, तो आप इंडस्ट्री करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाएंगे, यहाँ तो बड़े रास्ते के लिए जमीन नहीं मिलता है, देखिए ऐसा मूवमेंट खड़ा हो जाता है। ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति थी। बहुत सारे राज्यों ने अपना लैंड बैंक बनाया है, सरकारी भूमि जो पड़ी है वो लैंड बैंक बनाया है, और बहुत सारे राज्यों ने किसानों का, उद्योगपतियों का और सरकार का जॉइंट कमेटी बनाकर इसके रास्ते ढूंढे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बने हैं। मैं नहीं मानता बंगाल के अंदर ये संभव है, मगर राजनीति छोड़कर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसमें सबको साथ में लेकर धैर्यपूर्वक रास्ता निकलने का स्वभाव होना चाहिए। आपके गुजरात में अनविलिंग फार्मर्स हैं इतने संख्या में? अनविलिंग फार्मर्स जो जमीन नहीं देना चाहते हैं, ऐसे हैं ढेर सारे हैं, मगर ढेर सारी सरकारी जमीन भी पड़ी है। और जब कमेटी बनती है तो डिस्कशन एक ऐसी चीज है जो सबको साथ में ला देती है। जब सरकार, इंडस्ट्रियल पार्क और किसानों के बीच में मीटिंग होती है तो अपने आप इसके रास्ते निकल जाता है, मगर कोई पॉलिटिकल विल के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास तो करे। अमित जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ये कोशिश किया है और ऐसे बहुत सारे मीटिंग हुआ। लास्ट तो गवर्नर साहब तब गोपाल कृष्ण गांधी थे, उनके राजभवन में भी हुआ। उनके साथ उनकी पार्टी नहीं थी ना, क्योंकि बुद्धदेव बाबू कम्युनिस्ट की थ्योरी के खिलाफ चल रहे थे। मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है। हम तो मानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रोजगारी मिलती है, मगर बैलेंस रखना चाहिए। किसानों की भूमि को भी इसकी मंशा से, इसकी विलिंगनेस से अधिग्रहित करना चाहिए, उसको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसको रोजगारी भी मिलनी चाहिए। इस विषय में मेरा लास्ट सवाल अमित जी ये रहेगा कि सिंगूर में और बंगाल में आपके पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि इंडस्ट्री आना चाहिए और लॉकेट इंडस्ट्री किसानों के साथ एक कमेटी बनाकर चर्चा कर सहमति से आना चाहिए, और सरकारी भूमि का लैंड बैंक बनना चाहिए जहां पर बेरोक-टोक इंडस्ट्री आ सके। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप सत्ता पे आए तो यू कैन मीट द बोथ एंड? जी, मैं तो कॉन्फिडेंट हूं। मैंने रिपीट इसलिए किया कि आप मेरी बात को बदल रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए रिपीट। अगला सवाल एकदम राजनीति से। आपके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस जो लड़ रहे हैं उनका स्ट्रैटेजिक है प्रशांत किशोर। लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी जब गुजरात में थे तब उनके आपके लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे थे, तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को आप कैसे रेट करेंगे? कितना कठिन चैलेंज है? बीजेपी गुजरात में 90s से है। 90 में प्रशांत किशोर की आयु क्या होगी? चलिए आगे। नेक्स्ट सवाल ये है कि एबीपी न्यूज का पटना में एक समिट चल रहा था, तो वहां नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को हमने पार्टी में लिया, अमित शाह जी मुझे कहे थे। हाँ जी, मैंने कहा था। अच्छा, मतलब ये तो सर्टिफिकेट हो गया? क्या सर्टिफिकेट हो गया? वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहते थे। मैंने बोला भाई मेरी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होते। स्ट्रेटेजी हम खुद बनाते हैं। आप नीतीश कुमार जी को बात करो कि नहीं आप बात करो, तो मैंने बात करी। उनको लगा कि आने से फायदा है, उन्होंने रख लिया, मगर वहां पर नहीं रह पाए। मैं क्या कर सकता हूं? अमित जी, अगला सवाल है, आप हर रैलीज में बोल रहे हो कि आपको स्कीम चाहिए, बीजेपी को वोट दीजिए, स्कैम नहीं दूंगा। स्कैम नहीं, स्कीम। लेकिन जो स्कैम यहाँ पे है, नारदा, शारदा का 7 साल हो गया अमित जी, और नारदा का 5 साल। मतलब लोग परेशान हैं, जो लोग जिनका पैसा लूटा गया है वो कोई मतलब फाइनल चार्जशीट ही नहीं होता। और इसलिए नहीं होता कि पहले का सारा रिकॉर्ड ममता जी ने अपनी सरपरस्ती से गुम कर दिया है। सीबीआई ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नहीं, कैसे ढूंढ पाएगी? आप राजीव के घर पर धरने पे बैठ जाते हो,
कैसे ढूंढ पाएगी बताओ? मुख्यमंत्री को क्या करें राज्य के? भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता आने के बाद ही सारे रिकॉर्ड भाजपा की बंगाल सरकार के पास होंगे। इस सारी जांच द्रुत गति से होगी। और दूसरा सवाल जो आप पूछने वाले, कुछ लोग हमारे यहां भी आए हैं, तो वो किसी को हमने चार्जशीट से बरी नहीं किया है। अपना केस सब लोग लड़ रहे हैं। अब बोल रहे हो कोई नहीं बख्शेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा है, काम कोर्ट का है, बचना न बचना। हाँ। हमने बरी नहीं किया है, जांच एजेंसी ने किसी को नहीं बरी की है। हाँ। ये कोर्ट का काम है। एथिक्स कमेटी 5 साल में एक मीटिंग तक नहीं हुआ नाडा के केस पे। एथिक्स कमेटी का चेयरमैन लालकृष्ण आडवाणी थे, अभी ओम बिरला साहब है शायद, लेकिन कोई एक मीटिंग में ही नहीं हुआ अमित जी। नहीं, इसके बाद तो कितने और सरकारें आ गई। मीटिंग का सवाल ही नहीं जब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मगर मैं इतना कहता हूं, चाहे कोई भी स्कैम हो, चाहे अम्फाम का हो, बुलबुल का हो, और चाहे और सारे घोटाले हो, डेयरी बेचने का घोटाला हो, इस सारे घोटालों के लिए हम एसआईटी बनाने वाले हैं। और यहां पर लोग समझते हैं कि पैसा खाकर हम मस्त रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनको जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाना पड़ेगा। अमित जी, अगला सवाल है पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस। लोग बोल रहे हैं कि इस चुनाव में एकदम सीधा असर पड़ेगा बीजेपी, और ये आप लोगों के खिलाफ विरोधियों का मुद्दा भी है। देखिए, ये कोरोना के बाद जो दुनिया भर में अर्थतंत्र की स्थिति हुई है और जिस प्रकार से हर पेट्रोल जहां से निकलता है वो देश ने अपनी नीति बनाई है, इसके कारण ये टेम्पररी इफेक्ट है, जनता भी जानती है। और मुझे भरोसा है कि ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए। ये जरूर एक टेम्पररी फेज है। हाँ। मुझे भरोसा है कि इंटरनेशनल स्थिति सुधरने के साथ ही अपने मूल जगह पे ये रेट सारे आ जाएंगे। परंतु कुछ घटाना क्या पॉसिबल है? एक परंतु अब 7वां वेतन आयोग अब तक लागू नहीं किया। मैं मानता हूं ये भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। हमने तय किया है कि 7वां वेतन आयोग हर सरकारी कर्मचारी को सरकार बनते ही हम दे देंगे। शिक्षकों की तनख्वाह, शर्म आए इस प्रकार की शिक्षकों की तनख्वाह है, इसके लिए भी हमने एक आयोग बनाकर 180 दिन के अंदर फैसला करने का तय किया है और उसको भी सम्मानजनक जगह पे हम पहुंचा देंगे। शिक्षकों को बातें भी याद आया, यहाँ टेट एक बहुत बड़ा स्कैम था जो प्राइमरी टीचर्स का, जो वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड आपके पार्टी के उम्मीदवार बन गए, जो ऑन कैमरा स्वीकार करते हैं कि हाँ हमने 60 से ज्यादा टीएमसी के लोगों को नौकरी दिया, इंक्लूडिंग माय फैमिली मेंबर्स। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि जो भी स्कैम है इसकी जांच होगी, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा और हमारी पार्टी की परंपरा है। अमित जी, कुकिंग गैस, डीजल, पेट्रोल से जुड़ा हुआ एक और सवाल, करीब परसों पार्लियामेंट में शायद डिस्कस हुआ, 300% एक्साइज ड्यूटी बढ़े हैं। तो क्योंकि कोविड सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो क्या एक्साइज ड्यूटी को कम करके कुछ रिलीफ दिया सकता है? देखिए, चुनाव के वक्त ये करना ठीक नहीं होगा। जब भारत सरकार निर्णय करेगी, देश के वित्त मंत्री निर्णय करेंगी तो जनता को बताएगी। मगर मुझे भरोसा है कुछ ही समय के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सुधरेगी और जरूर दाम नीचे आएंगे। एक टेम्पररी फेज है। अमित जी, और एक बहुत बड़ा मुद्दा कोविड। आज ही मैं देख रहा था 53,000 बढ़ गया है। आप खुद भी कोविड से पीड़ित थे। आपके रैली में, सारे रैलीज में, सभी पार्टीज के कोई मास्क नहीं पहनता, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। तो ये तो बड़ा डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब वे आउट क्या है? नहीं, इसका वे आउट अभी तो इसलिए कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि संविधान में सरकार की जगह खाली रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव कराने ही पड़ेंगे समय में, और चुनाव होंगे तो स्वाभाविक रूप से प्रचार होगा। अब एक पहली बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है देश की आजादी के बाद। बिहार में इलेक्शन के दौरान हुआ, सब जगह हुए, गुजरात में पूरे पंचायत के चुनाव हुए, सब जगह, कश्मीर में हुए, सब जगह हुए, देश भर में कई चुनाव हो गए। अभी बड़े 5 राज्यों में हो रहा है चुनाव, बिहार में भी हुआ है। तो स्थिति अगर अब इस पर सब पार्टियों ने मिलकर सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी महामारी की स्थिति आती है तो चुनाव के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को किस तरह से डील किया जाए। मगर जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, चुनाव करा नहीं होंगे। अभी भी अमित जी
1 महीना ये चुनाव चलेगा, कैंपेन चलेगा, बड़ा रैलीज चलेगा, रोड शोज चलेगा, कहीं मतलब फिक्र ये है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा? जरा भी नहीं होगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में आउट ऑफ कंट्रोल ले जाने का दम नहीं रहा है और हम ले जाना नहीं चाहते। इसलिए आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, पीसफुल चुनाव होगा। हाँ, ये पीसफुल चुनाव के बारे में बंगाल में ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव में बहुत खराब है। मतलब चुनाव मतलब पूरा देश जहां इंसिडेंट नहीं होता, कोई ये नहीं होता, यहाँ चुनाव मतलब हिंसा। ये एक परसेप्शन जैसा और ये रियलिटी भी है। तो इस चुनाव में क्या लोग अपने तरीके से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं? निश्चित रूप से दे पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है राजनीति का भी और चुनाव का भी। जब सरकार बदलती है तब रेगिंग करने वाले घर के अंदर छुप जाते हैं, हिम्मत नहीं होती, क्योंकि जनता बाहर निकलती है। जनता जब बाहर निकलती है तब नहीं होता है। लोकसभा के चुनाव भी आपने देखे हैं, परिवर्तन हुआ। पहले कम्युनिस्ट भी ये करते थे, मगर 2011 में परिवर्तन हुआ। पर इस बार भी परिवर्तन होगा। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। चुनाव आयोग ने बहुत पुख्ता व्यवस्था करी है और जनता भी हमारे साथ है। मुझे पूरा भरोसा है, रेगिंग करने का किसी को मौका नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बार, पहले बहुत चर्चा था बंगाल के एक आइकॉन सौरव गांगुली को लेकर, अभी मिथुन चक्रवर्ती को लेकर आज उनका रैली था, हजारों लोगों ने भीड़ उमड़ पड़े। तो इसके मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है? नहीं, मिथुन चक्रवर्ती हमारी पार्टी ज्वाइन करे, वो हमारा प्रचार करें, अच्छे से करें और विलिंगली कर रहे हैं। कल ही मुझे मिले थे, उन्होंने बताया कि अब मैं शूटिंग के काम से फ्री हो गया हूं और जब तक कोई बिगर प्लान उन्हें चुनाव प्रचार क्लोज नहीं होता, मैं चुनाव के प्रचार में फुल टाइम दूंगा। कैंडिडेट तो नहीं हुए? नहीं, अभी नहीं हुए ना, तब तो सब पर्चे भी डाल दिए, घोषणा भी हो गई। हाँ अमित जी, और एक सवाल जो पिछले 2 साल से मैं आपको करना चाहता हूं। आपका जो छवि है वो आयरन मैन का है, स्ट्रांग मैन का है, इमेज ही कुछ ऐसा है। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल होगा, आप गांधीनगर के जो पर्चे भरने जा रहे थे, आपके गोद में अपने गुड़िया जैसी नन्ही पोती थी और आप उनका कैप ठीक कर दे रहे थे। तो ये छवि मुझे अभी भी आंखों के सामने ये है। कभी आपको अफसोस होता है कि परिवार को आप टाइम नहीं दे पाते, पूरे देश का दौरा करते हैं? अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं टाइम देता हूँ। अच्छा, मेरे परिवार को भी कोई अफसोस नहीं है, मैं अच्छे से टाइम देता हूँ। अमित जी, लास्ट सवाल, आपका पोती और पोता यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, उनके बारे में देश का गृह मंत्री का क्या विजन है? कैसा देश आप बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं जरूर ऐसा मानता हूं कि भारत के भविष्य को सिक्योर करना है तो डेमोक्रेसी परकोलेट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में निर्णय अपीसमेंट के आधार पर नहीं होने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए दुर्गा पूजा न करने दो, चुनाव जीतने के लिए सरस्वती पूजा न करने दो, चुनाव जीतने के लिए बंगाली को हटाकर उर्दू को डाल दो। इस प्रकार से चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव मेरिट्स पे होने चाहिए, चुनाव विकास पर होने चाहिए। चुनाव परिवारवाद के आधार पर नहीं होने चाहिए। चुनाव डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत सभी लोग जिनमें मेरिट्स हैं उनको मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी बन चुकी हैं, इससे भी बचना चाहिए। और मैं मानता हूं कि चुनाव का मुख्य एजेंडा परफॉर्मेंस होना चाहिए, अपीसमेंट और परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण और परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, मगर मैं 2-3 चीजें जो मैं जरूर बताना चाहता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि बंगाल की संस्कृति की बात करने वालों ने बंगाल की संस्कृति के लिए कुछ नहीं किया है। अगर मेरी बात गलत है तो कल हिसाब दे ले सार्वजनिक सभा में। हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर ढेर सारी चीजें इसके लिए सोच कर रखी है, एक रोड मैप बनाकर रखा है। जैसे नोबेल के तर्ज पर एक टैगोर का हम पुरस्कार करने वाले हैं, जिससे एक ग्लोबल छवि बंगाल की बने। ऑस्कार की तर्ज पर सत्यजीत रे पुरस्कार हम करने वाले हैं। हमने गंगा सागर मेले के मार्केटिंग की व्यवस्था करी है।
कि 2500 करोड़ रुपए से गंगा सागर के मेले को पूरी दुनिया भर में हम मार्केट करेंगे। हम बंगाल की दुर्गा पूजा का भी पूरे विश्व के पर्यटकों को लाने के लिए एक प्रकार से मार्केटिंग करेंगे। इसके लिए भी हमने फंड किया है। जो रिलीजियस धरोहर है, इसके रख रखाव के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपया किया है, आवंटित किया है। किसी भी मीडियम की स्कूल हो, चाहे उर्दू मीडियम की हो, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो, चाहे हिंदी मीडियम, इसमें हमने बांग्ला भाषा को पढ़ाना कंपलसरी किया है। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग के सारे कोर्सों को बांग्ला के अंदर ट्रांसलेट कर कर एक ये भी ऑप्शन देने की हमने शुरुआत की है। और हमने इसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष बाबू और रास बिहारी बोस, महर्षि अरविंद, इस सब के नाम पे नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चेयर बनाने की भी घोषणा करी है। और कलकत्ता के विकास के लिए भी हमने लगभग 22,000 करोड़ का एक फंड बनाने की बात करी है। कलकत्ता के विकास के लिए 10 मल्टी लेवल मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी व्यवस्था करी है। यूनेस्को की हेरिटेज सिटी कब का कलकत्ता बन जाना चाहिए था, मगर आज तक नहीं बना है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे और इसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और इसको ये स्टेटस दिलाने के लिए करेगी। 10 स्मोक टावर बनाने की भी हमने बात रखी है। और गंगा की सफाई पूर्णतया आज इलाहाबाद और हरिद्वार में जिस प्रकार की गंगा है, उसी प्रकार की गंगा सागर तक मिले, इसकी भी हम पूरी बात रखने वाले हैं। और एक बात पर भी मैं बंगाल की जनता को जरूर एक बात कहना चाहता हूं। कम्युनिस्ट सरकारें और तृणमूल की सरकारें, 2 सरकारें, लगभग 37 ईयर बंगाल के कल्चर में कहीं पर भी चुनावी हिंसा नहीं थी। चुनावी हिंसा को पीक पर ले गए हैं। पंचायत चुनाव में लोग अपने वोट नहीं डालते। देश भर में एक ही राज्य ऐसा है जहां व्हाट्सएप पर पर्चा एक्सेप्ट करना पड़ा, और ममता जी इसको डिग्री मानती है, मेडल मानती है। मेरी पार्टी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ता मर गए। चालू चुनाव में 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। मैं बंगाल की जनता को ये करबद्ध विनंती करने आया हूं कि ये चुनावी हिंसा भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हम हिंसा में नहीं मानते हैं। किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं मरना चाहिए, मगर ममता दीदी हमें कह रही कि हम हिंसा कर रहे हैं, मैं हिंसा कर रहा हूं और मेरी पार्टी के लोग मर रहे हैं। शायद ऐसा ममता दीदी ही बोल सकती है और कोई नहीं बोल सकता। और कोई तृणमूल कांग्रेस का व्यक्ति ऐसा कि 30% मुसलमान है तो 3 और पाकिस्तान बन जाएंगे, कहां तक ले जाओगे भी? कहीं रोकना है या नहीं रोकना है? अमित जी, उल्टा आप पे आरोप है कि आप सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हो। एक सेकंड, मेरा और मेरे नेताओं में से एक सांप्रदायिकता की बात बताओ। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो बोले छोड़ दो ना, आप भी तो वरिष्ठ पत्रकार हो, आप माइन्यूटली पूरी चीज को बारीकी से देखते हो। हमारे किसी भी स्टेटमेंट में से सांप्रदायिकता की एक बात बताओ। और सामने मैं आज का ही स्टेटमेंट देता हूं कि 30% मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो 3 पाकिस्तान बन जाए। अब इसका खंडन भी नहीं कर रही है ममता जी। तो मुझे एक बात बताइए कि हम सांप्रदायिकता घोल रहे, ऐसा उनका मानना है। मुझे एक तो जगह बताइए जहां पर हमने सांप्रदायिकता की बात करी हो, मेरे किसी नेता ने करी। अमित जी, दुर्गा पूजा को लेकर 15 दिन का फेस्टिवल चलता है, हर ओर दुर्गा पूजा होता है, कार्निवल शुरू किया है ममता बनर्जी ने। तो दुर्गा पूजा तो बंगाल में होता है। चुनाव के 19 के बाद परिवर्तन आया है। 19 के पहले 4 साल तक दुर्गा विसर्जन करने के लिए हाई कोर्ट में से जाकर ऑर्डर लाना पड़ता था, पुलिस परमिशन नहीं देती थी। आनंद बाजार पत्रिका ने यह भी दिखाना चाहिए ऑर्डर के साथ। वो लीड हुआ था आनंद बाजार। नहीं, अभी भी तो करो ना। ये 5 साल की, गत 5 साल की ही बात है, ये बताना चाहिए। आप मुझे सवाल करते दुर्गा पूजा होती, आपको मालूम नहीं है कि क्या कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी? नहीं, कोर्ट वो तो दिन ब दिन मैंने शो किया है उस पर। हाँ? एबीपी आनंद में ही किया। तो अच्छा ही, तो आप ही स्वीकार करते हो नहीं होती थी। अमित जी, एक चीज तो मानना ही पड़ेगा कि आप 4.5 मिनट में उतना बड़े इश्तेहार का जो सिनॉप्सिस बनाया है
मतलब इतने संक्षेप में, मतलब आप जो स्टेज के ऊपर से बोलते हो कि मैं बनिया हूं, तो वो इतना अच्छा तरीके से आपने सिनॉप्सिस बनाया। ये इश्तेहार बनाने में क्या आपका पर्सनल टच था या आपका कोई टीम? नहीं, मेरी पार्टी टीम वर्क से काम करती है। मैं भी दिखता हूं, मेरे पार्टी के साथी भी दिखते। पूरा यश बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की टीम को जाता है। अमित जी, 2019 में आपका लास्ट इंटरव्यू मैंने जब लिया था, लास्ट सवाल ये था कि कितना सीट आएगा। आपने बोला था 22, वो रिकॉर्डेड है। मैंने सोचा था, मन में मैं आज कैमरे के सामने बोल देता हूं, असंभव है। आखिरकार अपने सर्वेज में आया 16, 18 मिला और 2 सीट हमारी 2-5 हजार वोट से गई है भाई। 21 सीट हमारी है ही है ना। वो तो अभी आप इतने लोगों को ले रहे हैं, 2 दिन बाद 21 और 19 हो जाएगा। तृणमूल 19 और आप 21, तो वो तो ठीक है। लेकिन इस आने वाले चुनाव में, जो कि सारे सेफोलॉजिस्ट भी बोल रहे हैं कुछ हद तक अनप्रेडिक्टेबल है, अमित शाह जी का जरा भी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। दीवार पर लिखा हुआ है 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सरकार इसका संवैधानिक आयुष्य समाप्त कर रही है। 2 मई से यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ममता बनर्जी भी 200 बोल रही है और 200 से ज्यादा। ठीक है, आप मेरी बात फिर से एक बार दिखाना काउंटिंग के बाद। अमित शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। নিবেদন করছে টপটেক টিএমটি বার, দিল সে ঘর বানাও, রশ্মি সিমেন্টস, গড়ে তুলুন বিশ্বাস, abpweddings.com, আসল পরিচয় সফল পরিণয়, ডাবর রেড পেস্ট, দেশের লাভ, অজন্তা শুজ, নতুনের পথে, ইমিউনিটি আর ইনস্ট্যান্ট এনার্জির জন্য।